हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में। आज का टॉपिक है हेमरेज। तो हेमरेज को क्या बोलते हैं, कैसे हेमरेज का ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्या है मैनेजमेंट वगैरह, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है हेमरेज। हेमरेज का मतलब क्या होता है? हेमरेज को एक और वर्ड से बोलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, हेमरेज अदर वर्ड इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग यानी खून का बहना, रक्तस्राव। हिंदी में इसको खून का बहना, रक्तस्राव आदि के नाम से जाना जाता है। मीनिंग ऑफ हेमरेज। तो हेमरेज का मीनिंग क्या होता है? ब्लीडिंग मीन्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से क्या हो जाना? बॉडी से रक्त का लॉस हो जाना, हानि हो जानी, क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। ब्लीडिंग मीन्स लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाना क्या कहलाता है? ब्लीडिंग कहलाता है। ड्यू टू इंजरी इन द एक्सीडेंट, मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, यानी कोई इंजरी हो जाए, इंजरी चोट लग जाती है और एक्सीडेंट दुर्घटना होने के कारण द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी सच आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। 1 मिनट। तो ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्टरीज, कैपिलरीज ब्रस्ट रप्चर एज रिजल्ट ऑफ विच ब्लीडिंग स्टार्ट। इसका मतलब ये है कि जब कोई एक्सीडेंट या इंजरी होती है एक्सीडेंट के कारण, तो द ब्लड वेसल्स ऑफ द बॉडी सच एज आर्टरी, जो आर्टरी होती है, मतलब आर्टरी का मतलब यहाँ पे है धमनी, सिरा, वेन का मतलब सिरा, कैपिलरी केशिकाएं। तो ब्रेस्ट यानी रप्चर हो जाती है या फूट जाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसका मतलब हो गया, कोई भी चोट लगने के कारण जब कोई इंजरी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण वहाँ से ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि वहाँ से या तो आर्टरी रप्चर हो जाती है, या फिर वेन रप्चर हो जाती है, या फिर कैपिलरी रप्चर हो जाती है। तो उसके कारण वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, हाँ, तो नेक्स्ट है आपका ब्लड इज ए इम्पोर्टेंट फ्लूइड। ब्लड क्या होता है? इम्पोर्टेंट फ्लूइड है, एक इम्पोर्टेंट फ्लूइड है। और द बॉडी कंटिन्यूसली ट्रेवल इन द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा, ब्लड वेसल, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? एक इम्पोर्टेंट फ्लूइड है। ब्लड अपनी बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्लूइड होता है। तो इम्पोर्टेंट फ्लूइड है, उसके अंदर क्या रहता है? ब्लड किससे मिलकर बना होता है? प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, आरबीसी से मिलकर बना होता है, डब्ल्यूबीसी से मिलकर बना होता है, और प्लेटलेट से बना होता है। तो आरबीसी का मतलब यहाँ पे है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का यहाँ पे मीन्स है व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स है। तो ये इनका इनसे मिलकर बना होता है, जो कि क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। और ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है और अपने सर्कुलेट करके अपने बॉडी में पहुंचाता है ऑक्सीजन को, और CO2 को बाहर निकालता है। तो ये ब्लड का फंक्शन है। इट कैरी ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स। देखो मैंने बताया था अभी। तो इट कैरी ऑक्सीजन टू द ऑर्गन बाय टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर टू द लंग्स। तो इसमें क्या करता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और फ्रॉम द, कहाँ से करता है? लंग्स से करता है। जैसे अपन सांस लेते हैं, तो वो सांस लेते हैं, तो जो ब्रीदिंग क्रिया करते हैं उससे अपनी बॉडी के अंदर क्या है? ऑक्सीजन जाता है। ऑक्सीजन जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन जब अंदर जाता है, तो वो ऑक्सीजन किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। और ब्लड क्या करता है? उसको ट्रेवल करके अपनी बॉडी में पहुंचाता है। और जो अपने बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको वो क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है वापस लंग्स के थ्रू।
तो ये ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 को क्या करता है, कैरी करता है, O2 लेता है, उसके बाद में फ्रॉम देयर टू लंग्स, वो लंग्स से बाहर निकाल देता है। अब टाइप ऑफ हेमरेज, जो ब्लीडिंग के टाइप कितने होते हैं, कितनी टाइप की ब्लीडिंग हो सकती है, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका कि टाइप ऑफ हेमरेज। ब्लीडिंग क्लासिफाई ऑन द फॉलोइंग बेसिस, तो अलग अलग टाइप से ब्लीडिंग को क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग बेस के आधार पे आपको ब्लीडिंग को क्लासिफाई किया गया था। तो सबसे पहले जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ हेमरेज, तो ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी के आधार पर ये कितनी टाइप की हो सकती है ब्लीडिंग या हेमरेज, कितने टाइप के हो सकते हैं सीवियरिटी के आधार पे। तो सबसे पहला है माइनर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग, तो इसके अंदर जो पहली होती है वो माइनर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल सरफेस वुंड इज नॉट फिटल बिकॉज देयर इज ए लिटिल ब्लड लॉस, द ब्लड स्टॉप स्पॉन्टेनियसली। मतलब ये माइनर ट्रॉमा या माइनर ब्लीडिंग होती है। माइनर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग यानी ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल सुपरफिशियल वुंड, अगर कोई छोटा सा वुंड हो जाए या स्मॉल वुंड हो जाए तो वहां से क्या होती है, ये ब्लीडिंग का लॉस होता है और इस ब्लीडिंग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लीडिंग स्टॉप स्पॉन्टेनियसली यानी जल्दी से इसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सीवियर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग। जो सीवियर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग है, सीवियर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग यानी ये सीवियर ब्लीडिंग है थोड़ी सी, ये सेकंड टाइप की हो गई। फर्स्ट टाइप की वो बताए थे मैंने माइनर, और सेकंड टाइप की सीवियर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग ड्यू टू सीवियर इंजरी। अगर कोई सीवियर इंजरी हो जाए यानी जो गंभीर इंजरी हो जाए तो देयर इज लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, इसके कारण क्या होता है, लार्ज अमाउंट यानी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। इफ द ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल, अगर ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया जाता है, अगर मतलब रोका नहीं जाए, कंट्रोल नहीं किया जाए, तो द पर्सन में बी डाई, और क्या हो सकता है, पर्सन की डेथ हो सकती है, मे बी डाई यानी डेथ हो सकती है। तो सीवियर ब्लीडिंग क्या रहती है, थोड़ी सी डेंजर रहती है, उसके अंदर सीवियर इंजरी के कारण ये ब्लीडिंग हो सकती है और उस ब्लीडिंग में अगर उस ब्लीडिंग को रोका नहीं जाए तो कुछ ही देर में पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसके अंदर क्या रहता है कि आर्टरी वगैरह पंचर हो जाती है, तो सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है और ब्लड लॉस होने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण क्या हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सीवियर ब्लीडिंग हो गई। ये तो हो गया सीवियरिटी के बेस के आधार पर, यानी 2 टाइप के मैंने बताए थे। सीवियरिटी के आधार पे 2 टाइप के होते हैं कि एक तो हो गया माइनर और एक हो गया सीवियर। तो सीवियर और माइनर दोनों बता दिया मैंने। अब है ऑन द बेसिस ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड, यानी ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के आधार पर कितने टाइप के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यानी रक्त वाहिनियों के फटने के आधार पर कितने टाइप के हो सकते हैं। ब्लड द बेसिस ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, तो आर्टरी ब्लीडिंग, आर्टरी ब्लीडिंग्स के अंदर क्या होता है, वेन सबसे पहला है आर्टरी ब्लीडिंग। आर्टरी का मतलब है यहाँ पे धमनी, मैंने बताया था पहले भी कि वेन एन आर्टरी रप्चर ब्लड गस आउट एज ए थिन सीरम with each contraction of the heart. The blood coming out of the artery is bright red color और artery bleeding is need to be controlled immediately। मतलब यहाँ पे क्या है, वेन आर्टरी रप्चर, जब आर्टरी रप्चर हो जाती है तो ब्लड गस आउट ऑफ ए थिन स्ट्रीम विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ब्लड बहुत जल्दी फास्ट फास्ट निकलता है और द ब्लड कमिंग आउट ऑफ द आर्टरी इज ब्राइट रेड कलर, और जो उसका जो कलर होता है, उसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, जो इसका कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। तो आर्टरी इज नीड टू बी कंट्रोल इमीडिएटली, और मैंने बताया था कि आर्टरियल ब्लड को जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। आर्टरियल ब्लड ब्लड को क्या करना चाहिए, जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। और आर्टरियल ब्लीडिंग इज ए सीरियस और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और आर्टरियल ब्लड को वो सीरियस ब्लीडिंग होती है और उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। आर्टरियल ब्लीडिंग इज ए सीरियस एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल करना भी इतना आसान नहीं होता है।
ठीक है। अब है सेकंड वेनस ब्लीडिंग, यानी जो वेन से ब्लीडिंग होती है, ये सेकंड टाइप का था आपके, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आर्टरी हो गया, सेकंड टाइप है वेनस ब्लीडिंग। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द वेन is that the flow of blood in it is steady and the color of the blood is dark and maroon color। तो इसका जो ब्लड का जो कलर होता है वो डार्क एंड महरून कलर का होता है, और ये शेडी कलर यानी डार्क और मैरून कलर का हो सकता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, शिरा से होने वाले रक्तस्राव की विशेषता है कि इसमें रक्त का बहाव लगातार समान स्थिर में रहता है, मतलब स्टेडी फ्लो ऑफ द ब्लड रहता है, मतलब ये लगातार समान लेवल पे है रहता है, एक समान इसकी ब्लीडिंग होती रहती है। और उसको ईजियर टू कंट्रोल वेनस ब्लीडिंग हो आर्टरी देन आर्टरी ब्लीडिंग। इसको क्या रहता है, जो आर्टरी ब्लीडिंग होती है उसकी तुलना में उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जैसे इसको रोका जा सकता है, वेनस ब्लीडिंग को आर्टरी की तुलना में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड टाइप का आपके कैपिलरी ब्लीडिंग। थर्ड टाइप कौन सा है, कैपिलरी ब्लीडिंग। कैपिलरी ब्लीडिंग, कैपिलरी इज द स्मॉल ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरी होती है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है। इसको कैसिकाई भी बोलते हैं, कैपिलरी को हिंदी में कैसिकाई बोलते हैं। कैपिलरी इज द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द आर्टरी, ब्लीडिंग फ्रॉम द कैपिलरी इज स्लो, देयर इज नॉट मच लॉस ऑफ ब्लड। मतलब इसके अंदर ज्यादा ब्लड का लॉस नहीं होता है। इसमें ब्लीडिंग जो होती है, इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो आपके स्लो होती है। तो ब्लीडिंग इज स्लो इन द फॉर्म ऑफ लीकेज। इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो स्लो होती है, और द ब्लीडिंग इज इजियर टू कंट्रोल, और उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैपिलरी ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है कि आपको कैपिलरी इज द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है वो कैपिलरी होती है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम कैपिलरी इज स्लो, वो तो उससे क्या होगी, जो ब्लीडिंग होगी वो स्लो होगी, उससे जब ब्लीडिंग होगी वो स्लो होगी। और उससे क्या ब्लीडिंग स्लो होगी, और वो ऊजिंग टाइप की होगी। ऊजिंग मतलब वहां से जैसे ऊजिंग होती है, लीकेज होता है थोड़ा सा, उसको क्या कहते हैं, रिसाव होता है, रिसाव होता है, जैसे रिसाव होता है, रिसाव होता है तो वैसा होगा। और कैपिलरी को इसको इजी कंट्रोल किया जा सकता है ब्लीडिंग को। तो ये तीन टाइप की हो गई। तो फर्स्ट था इसके अंदर, फर्स्ट था आर्टरी, सेकंड था वेन, और थर्ड था कैपिलरी। तो तीनों के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आर्टरी को ब्लीडिंग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां से जो ब्लीडिंग होती है वो थोड़ी डेंजर होती है, वो उसको आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और उसके बाद में था वेन्स। वेन को थोड़ा आर्टरी की तुलना में थोड़ी इजी होती है उसको कंट्रोल करना, लेकिन उसमें क्या है, एक समान जो ब्लड है लगातार बहता जाता है। और जो कैपिलरी ब्लीडिंग होती है वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, जिसके कारण क्या होता है, स्लो ब्लीडिंग होती है, उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में तीसरा टाइप है आपका ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस। तो सरफेस के अकॉर्डिंग, बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग कितने टाइप की ब्लीडिंग होती है। तो बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग आपके होती है ऑन द बॉडी सरफेस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस। बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग आपके हो गई, कितने टाइप की हो गई, तो ये दो टाइप की होती है। तो ए है इंटरनल ब्लीडिंग, दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग अकर इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी इसके अंदर क्या रहता है, इंटरनल ब्लीडिंग में ब्लड लॉस होता है, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही होता है। मतलब दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इनसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर ही ब्लीडिंग होती है, वो जो दिखाई नहीं देती, डज नॉट अपेयर्स। और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, व्हेन ब्लीडिंग इज ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली, ये जो है डायरेक्टली आपको दिखाई देगी, और सरफेस ऑफ द बॉडी पे जो डायरेक्टली दिखाई देगी। इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है वो दिखाई नहीं देती है। तो ये दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। फर्स्ट टाइप की होगी इंटरनल, जो अंदर ब्लीडिंग होती है, आंतरिक ब्लीडिंग होती है, इसको हिंदी में आंतरिक रक्तस्राव कहते हैं। जो अंदर की तरफ ब्लड, मतलब चोट लगने के कारण ब्लड अंदर ही लॉस होता है, मतलब अंदर ही इकट्ठा हो जाता है, वो बाहर नहीं निकलता, दिखाई भी नहीं देता है। बट एक्सटर्नल ब्लीडिंग के अंदर जैसे ही कट लगता है, चोट लगती है, तो उसके अंदर ब्लड बाहर की तरफ से दिखाई देता है, ब्लड बहता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग
दो टाइप के होते हैं, ठीक है। बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंग ये दो टाइप के होते हैं। तो अब है नेक्स्ट एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अब पहला है इंटरनल ब्लीडिंग पढ़ेंगे अब अपन। इंटरनल ब्लीडिंग क्या होती है? इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी अकर इन एनी ऑर्गन इन इंटरनल ब्लीडिंग कैन बी अकर एनी ऑर्गन इनसाइड ऑफ द बॉडी। जो अंदर के जो ऑर्गन है वहां से किसी भी ऑर्गन से हो सकती है। इनके किसी भी ऑर्गन के चोट लगने से वो इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, और ये बाहर की तरफ नहीं दिखाई देती है। इट इज नॉट विजिबल आउटसाइड। इट आल्सो कॉल्ड इज इट आल्सो कॉल्ड इज कंसोलेंट हेमरेज। कंसोलेंट हेमरेज को कहते हैं छुपी हुई ब्लीडिंग जो होती है, उसको बोलते हैं अपन कंसलेंट हेमरेज भी कहते हैं। इसको हम इंटरनल ब्लीडिंग को कंसलेंट हेमरेज भी कह सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग कैन कॉज बाय द रप्चर ऑफ आर्टरी। और ये कैसे हो सकती है? ये रप्चर ऑफ आर्टरी के कारण हो सकती है, वेन के कारण हो सकती है, और कैपिलरी के कारण हो सकती है। तो मतलब जो मैंने बताया था टाइप, तो ये क्या है? इंटरनल ब्लीडिंग सभी आर्टरी, वेन और कैपिलरी के रप्चर के कारण हो सकती है। तो ब्लीडिंग का मेन रीजन ये होता है कि कोई ना कोई आर्टरी, वेन, कैपिलरी या तो रप्चर हुई होगी। ब्लीडिंग अकर इन पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इज कलेक्ट इन द रिलेटेड कैविटी लाइक skull cavity, thoracic cavity, abdominal cavity, some time of the internal organ from the ear, nose, mouth, feces, etc. तो ब्लीडिंग क्या होती है? ब्लीडिंग इज द पार्ट ऑफ वेयर द कलेक्ट इन द रिलेटेड कैविटी लाइक स्कल कैविटी। स्कल कैविटी हो गई सर की कैविटी। जो स्कल कैविटी है, मतलब ये जो कैविटी है, ये जो सर की कैविटी है, उसके अंदर से कहीं चोट लग गई तो ब्लीडिंग हो सकती है। थोरेसिक कैविटी जो आपकी चेस्ट की कैविटी होती है, थोरेसिक जो है, यहाँ से कुछ ब्लीडिंग और कुछ एब्डोमिनल कैविटी जो ये स्टोमक के रिलेटेड जो कैविटी है, वहां से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो सम लाइक ब्लीडिंग इंटरनल ऑर्गन में कम आउट ऑफ द ईयर। और कभी कभी क्या होती है, ये जो ब्लीडिंग है इंटरनल ब्लीडिंग, वो कहाँ से, जो जो आपके जो ओरिफल्स जो ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ से मतलब आउट होती है। तो ईयर से, कान से निकल सकती है ब्लीडिंग आपके। मतलब सर में चोट लगी तो कभी कभी कान से ब्लीडिंग होने लग जाती है, नोज से ब्लीडिंग होने लग जाती है, माउथ से ब्लीडिंग होने लग जाती है, यूरिन के साथ में ब्लड आता है, फीसेस जो स्टूल है उसके साथ में ब्लड आ सकता है, और वोमिटिंग जो उल्टी करते हो आप, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ये स्टोमक में कुछ इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो वोमिटिंग के साथ में ब्लीडिंग हो सकती है। इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो स्टूल के साथ में हो सकती है। ब्लडर में कुछ मिस्टेक हो गई तो यूरिन के साथ में हो सकती है। और माउथ में अंदर कुछ चोट लग गई है तो वहां से हो सकती है, नोज से हो सकती है, ईयर से हो सकती है। तो ये आपके इंटरनल ब्लीडिंग इधर उधर से हो सकती है। तो उसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम क्या दिखाई देंगे? तो साइन एंड सिम्टम का मतलब यहाँ पे है इंटरनल ब्लीडिंग के साइन एंड सिम्टम, यानी लक्षण और चिन्ह। सिम्टम का मतलब है यहाँ पे हिंदी में लक्षण। तो उसके अंदर क्या लक्षण दिखाई देंगे? ब्लीडिंग कैन बी डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम्स। तो क्या है? आंतरिक सत्सराव निम्न चिन्ह के आधार पर लगाए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी जो हिस्ट्री उसकी ट्रॉमेटिक इंजरी कैसी हुई है, मतलब वो जो इंजरी है उसकी इतिहास पर अपन उसको उसके सिम्टम बता सकते हैं कि कैसी उसकी इंजरी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके बता सकते हैं सिम्टम्स। उसके बाद में है पेनेट्रिंग वुंड ऑफ स्कल, चेस्ट और एब्डोमेन। अगर कोई जो इंजरी हुई है, पेनेट्रिंग वुंड हुआ है स्कल, चेस्ट या एब्डोमेन को पार करते हुए, पेनेट्रिंग करते हुए, तो उससे वो अंदर की ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। स्वेलिंग और पेन अराउंड द अफेक्टेड एरिया। जो अगर वहाँ पे चोट लगी हुई है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी यानी सूजन हो जाएगी, पेन दर्द होगा। अफेक्टेड एरिया, जहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे ये होगा। और अगर बड़े जो थाई, अगर थाई पे इंजरी होती है तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो सकती है। तो लॉन्ग बोन कौन सी हो गई? फीमर हो गई आपकी। फीमर बोन जो है वो लॉन्ग बोन है, उसमें फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद में ब्लीडिंग फ्रॉम ऑरिफल्स सच एज नोज, ईयर, माउथ, यूरिथा, एनस, वेजाइना।
तो मैंने अभी बताया था, अगर ब्लीडिंग कहीं से अंदर ऑर्गन कोई डैमेज हो गए तो वो नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, ईयर से हो सकती है, माउथ से हो सकती है, यूरिथ्रा से हो सकती है। यूरिथ्रा से मतलब जो आपके पेशाब के थ्रू ब्लीडिंग आ सकता है, यूरिन के द्वारा, एनएस के द्वारा मतलब स्टूल के द्वारा भी आपका ब्लड आ सकता है, वेजाइना के द्वारा भी ब्लड निकल सकता है। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, अगर आपके यूट्रस वगैरह में ब्लीडिंग हो जाती है तो वहां से भी ब्लड आ सकता है। तो पेल ऑफ क्लेमी स्किन्स, और उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेल एंड क्लेमी स्किन देखने को मिलेगी आपको। ठंडी और पीली त्वचा, मतलब पेल एंड क्लेमी स्किन हो जाएगी। पीली स्किन, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट रैपिड फीबल पल्स, और कुछ सिम्टम ऐसे दिखेंगे। रैपिड फीबल पल्स यानी आपको क्या देंगे, रैपिड फीवर पल्स दिखाई देगी, रैपिड पल्स हो जाएगी। उसके बाद में लो ब्लड प्रेशर, संकन आइज, लो ब्लड प्रेशर यानी बीपी कम हो जाएगी। बीपी कम हो जाएगी, इसको बोलते हैं हाइपोटेंशन भी बोल सकते हैं, हाइपोटेंशन। और संकन आइज, जो आई है वो आपको क्या है, आंखें धसी हुई दिखाई देगी। जो आंखें हैं वो आपको धसी हुई दिखाई देगी, धसी हुई दिखाई देगी। थ्रस्ट, प्यास लगेगी, ठीक है, और बहुत अधिक प्यास लगेगी। एंजाइटी होगी, घबराहट वगैरह होगी। एंजाइटी का मतलब घबराहट हो गया, बेचैनी होना, चिंता होना, चिंता और बेचैनी, बेचैनी हो जाएगी, चिंता और बेचैनी हो जाएगी। स्लो रेस्पिरेशन हो जाएगा, उथला हुआ श्वसन आएगा, स्लो रेस्पिरेशन हो जाएगा। उसके बाद में डिजीनेस और अनकॉन्शियसनेस। डिजीनेस का मतलब होता है यहाँ पे, डिजीनेस का मतलब हो गया चक्कर आना, डिजीनेस का मतलब हो गया चक्कर आना, चक्कर आना। और अनकॉन्शियस का मतलब हो गया बेहोश, बेहोश, बेहोश हो जाएगा। तो ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, सोलो रेस्पिरेशन हो सकता है, और ब्लीडिंग जो है नाक, कान, माउथ, यूरिथ्रा, एनएस वगैरह से आती हुई दिखाई दे सकती है। उसके बाद में लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो सकती है। उसके बाद में जो है आपको रैपिड पल्स फील होगी, हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको मैनेजमेंट क्या करना है, इसका मैनेजमेंट क्या करना है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फर्स्ट एड मैनेजमेंट है। कि मतलब फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करोगे अगर किसी की ब्लीडिंग हो गई तो, मेक द पेशेंट लाई ऑन द बेड। उसको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को बेड पे लेटाना है, पलंग पर लेटाएं। बाय द प्लेसिंग ऑफ पिलो एंड ब्लैंकेट अंडर द फीट्स, उसके अंदर उसके जो है पिलो लगा दें और ब्लैंकेट अंडर द फीट्स, राइज देम अप टू लोअर एरिया। जो लोअर एरिया है उसको क्या करना है, आप करना ऊपर करना है, हेड slightly, so that the blood supply of the vital organ of the body can be increased। जिससे क्या हो जाएगी, जो ब्लड सप्लाई है वाइटल ऑर्गन की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द वाइटल ऑर्गन कैन बी इंक्रीज, जो क्या है उसको अगर अपर कर देंगे, जिस पार्ट को इंजरी हुई है उस पार्ट को अगर अपर कर देंगे तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और ऑक्सीजन की डिमांड कम नहीं होगी। ओके। उसके बाद में लूज द क्लॉथ, जो क्लॉथ पहने हुए हैं अगर वो टाइट है तो उसको लूज कर दें। लूज द क्लॉथ ऑफ द पेशेंट, कीप द कंफर्टेबल पोजीशन, और उसको क्या कर दें, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन यानी आरामदायक पोजीशन में, आरामदायक पोजीशन में उसको लेटा दें। उसके कपड़े को क्या कर दें, लूज कर दें। और उसके बाद में कवर द ब्लैंकेट ऑफ द बॉडी ऑफ गेट वार्म्स, और पेशेंट को ब्लैंकेट से कवर कर दें, उसे वार्म यानी उसे गर्म जो है गर्मी प्रदान करवाए, जो वार्म्स है वो प्रदान कराए, गर्माहट बोलते हैं जिसे, गर्माहट प्रदान कराए। उसके बाद में है द पेशेंट शुड बी क्लोज ऑब्जर्व, और पेशेंट को क्या है क्लोजली ऑब्जर्व करें। द पेशेंट शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व टिल द टेकन ऑफ द हॉस्पिटल्स, जब तक हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं तब तक पेशेंट को क्या करें, क्लोजली ऑब्जर्व करें। उसके बाद में है नेक्स्ट चेक पेशेंट पल्स रेट, रेस्पिरेटर और कॉन्शियस लेवल। पेशेंट का क्या करें, पल्स रेट चेक करें। पल्स रेट जो है हार्ट रेट वगैरह पल्स रेट उसी को बोलते हैं। तो 60 to 100, तो ये क्या होती है, बीट नॉर्मल होती है। तो ये पल्स रेट चेक करें, अगर उसकी पल्स कम तो नहीं हो रही है। उसके बाद में रेस्पिरेशन रेट चेक करें, जो लगभग 12 से 20 तक नॉर्मल होती है। अडल्ट में 16 से 20 तक भी नॉर्मल माना जाता है, 12 से 20 तक पर मिनट नॉर्मल माना जाता है। और ये और लेवल ऑफ कॉन्शियस, उसका कॉन्शियस लेवल भी चेक करें, जीसीएस से भी कर सकते हैं और ऐसे जीसीएस से कॉन्शियस लेवल चेक कर सकते हैं। ग्लासकोमा स्केल्स प्रोवाइड अश्योरेंस
ऑफ द इमोशनल सपोर्ट ऑफ द पेशेंट्स, और पेशेंट को क्या करें, इमोशनल सपोर्ट्स वगैरह प्रदान करें, उसे भरोसा दिलाए और उसे क्या करें, भावनात्मक जो इमोशनल है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करे। डू डू नॉट गिव एनी टू ईट ड्रिंक्स, उसको कभी भी, उसको क्या करना है, कभी भी कुछ खाने के लिए या ड्रिंक यानी पानी पीने के लिए ना दे, क्योंकि क्या रहेगा, पेशेंट्स टू बी सॉरी to the patient by mouth because it possible that patient may immediately surgery in the hospital। और अगर उसके उस टाइम क्या हुआ है, अगर इंजरी हो गई है तो उसे कभी भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना चाहिए तुरंत, तो क्या तुरंत, कभी कभी पेशेंट को क्या है, ज़्यादा सीवियर इंजरी हो गई है तो उसको सर्जरी के लिए ले जाया जा सकता है, और उससे क्या हो सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग वगैरह भी हो सकती है, एस्पिरेट भी कर सकता है पेशेंट, और अगर ज़्यादा इमरजेंसी रहती है तो हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए ले जाया जा सकता है, और सर्जरी के लिए ले जाने के लिए कम से कम पेशेंट को 6 घंटे तक एनबीएम रहना पड़ता है, क्योंकि वो वोमिटिंग वगैरह ना करे, एस्पिरेट ना मारे, इसलिए क्या रहता है, पेशेंट को एनबीएम रखे, उसके ओरली मतलब माउथ से कुछ भी ना दे उसे, वो ड्रिंकिंग और ईटिंग करने के लिए। इफ द पेशेंट हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन हैव स्टॉप, अगर पेशेंट की हार्ट रेट और जो रेस्पिरेशन रेट है, हार्ट रेट जो है और रेस्पिरेशन रेट है वो अगर स्टॉप हो जाए, हार्ट रेट स्टॉप हो जाए, रेस्पिरेशन स्टॉप होने लगे, तो उसको सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट कर देना, शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली, उसको जल्दी से जल्दी सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। और सीपीआर कैसे स्टार्ट करते हैं वो हम एक दिन पढ़ाएंगे आपको, सीपीआर की पूरी क्लास लेंगे अच्छे से। उसके बाद में एज सून एज पॉसिबल इमीडिएटली टेक टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, और पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उसे क्या है, हॉस्पिटल में पहुंचा देना चाहिए, हॉस्पिटल भेज देना चाहिए, कि जो नेक्स्ट फर्दर ट्रीटमेंट होगा वो आपका हॉस्पिटल में हो जाएगा। ये तो था फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। अगर आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद में है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में। अब है एक्सटर्नल ब्लीडिंग के बारे में। एक्सटर्नल ब्लीडिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी, जो ये ब्लीडिंग है वो क्या होती है, आर्टरी से होती है। ब्लीडिंग फ्रॉम एन आर्टरी वेन कैपिलरी ड्यू टू एन इंजरी दैट इज डायरेक्टली विजिबल। एक मिनट, हाँ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग क्या होती है, जो डायरेक्टली दिखाई देती है। एक्सटर्नल ब्लीडिंग फ्रॉम आर्टरी वेन एंड कैपिलरी ड्यू टू इंजरी, तो कहीं पे भी आर्टरी में इंजरी हो जाए, वेन में इंजरी हो जाए, तो वहां से आपको डायरेक्टली क्या होगी, जो ब्लीडिंग है वो दिखाई देगी, डायरेक्टली विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ द इज कॉल्ड एक्सटर्नल ब्लीडिंग। इसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। जहां पे इंजरी हो गई तो वहां से क्या होगा, आर्टरी और कैपिलरी और वेन से जो ब्लड है वो आपको दिखाई देगा, उसी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं, सरफेस पे दिखाई देगा। एक मिनट, मैं पानी पी लेता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका साइन एंड सिम्टम। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या क्या दिखाई देंगे, तो इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम है आपको, सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम क्या दिखाई देगा, ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजरी साइड्स। ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजरी साइड्स, जहां से इंजरी हो गई है वहां से ब्लीडिंग दिखाई देगी। तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो ब्लीडिंग फ्रॉम इंजरी साइड्स, जहाँ पे खून का बहना दिखाई देगा, जहाँ पे इंजरी हुई। पोलर ऑफ द फेस एंड लिप्स, लिप्स क्या हो जाएंगे, लिप्स चेहरे पर पीलापन आ जाएगा, जो पोलर हो जाएगा, और ब्लूइश कलर भी हो सकता है। तो एक्सेसिव थ्रस्ट ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट को क्या होगी, प्यास लगेगी एक्सेसिव। ब्लीडिंग ज़्यादा होगी तो क्या है, फ्लूइड लॉस हो जाएगा, और फ्लूइड लॉस हो जाएगा, फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग आपको फ्लूइड लॉस होगा तो फ्लूइड लॉस होगा तो क्या होगा, आपका जो है पेशेंट को प्यास लगने लग जाएगी। कोल्ड स्किन, कोल्ड स्किन का मतलब है स्किन का ठंडा पड़ जाना, तो ये भी आपको सिम्टम दिखाई देंगे ब्लड लॉस होने के वजह से। ब्लंट विजन हो जाएगा, ब्लंट विजन का मतलब है धुंधला दिखाई देना, धुंधला दिखाई देगा, पेशेंट को क्या हो जाएगा, अगर उसको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, सोलो रेस्पिरेशन,
सोलो रेस्पिरेशन का मतलब हो गया उथला श्वसन और रेस्पिरेशन स्लो हो जाएगा। रैपिड पीक एंड पल्स, और रैपिड बट जो पल्स है रैपिड हो जाएगी और वीक पल्स सुनाई देगी, यानी जो पेशेंट के अंदर क्या देखा, पल्स वीक पल्स सुनाई देगी, कमजोर पल्स। ठीक है, उसके बाद में वीकनेस, पेशेंट के अंदर कमजोरी आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी पेशेंट के अंदर और वीकनेस आ जाएगी। उसके बाद में पेशेंट में भी अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस भी हो सकता है पेशेंट। तो पेशेंट क्या है, अनकॉन्शियस का मतलब मैंने बताया था, बेहोश हो सकता है। ठीक है, बेहोश हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद में फर्स्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करोगे अगर आपके पेशेंट को एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है तो। उसके बाद में एक्सटर्नल ब्लीडिंग, बाहरी ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या करोगे फर्स्ट एड मैनेजमेंट। तो सिंपल एक्सटर्नल ब्लीडिंग, और इसमें भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल एक्सटर्नल ब्लीडिंग और जो है आपका सिंपल और सीवियर हो सकता है। तो सिंपल के अंदर क्या करना है, सिंपल एक्सटर्नल ब्लीडिंग लेस सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, वो सीवियर ब्लीडिंग से थोड़ी कम होती है सिंपल ब्लीडिंग। तो फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड फॉलोइंग वे, तो क्या करना चाहिए, फॉलोइंग वे से फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एडर शुड वॉश हिज हैंड थ्रोली, मतलब अपने हैंड वॉश वगैरह अच्छे से कर लेना चाहिए। फर्स्ट जो फर्स्ट एडर है उसको क्लीन द वुंड थ्रोली द सोप एंड वाटर, और अगर वुंड थोड़ा सिंपल है तो उसको सोप एंड वाटर से क्लीन कर देना चाहिए कि वुंड में मिट्टी वगैरह लगी हुई है, कुछ लगा हुआ है तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। और इफ द वुंड इज स्मॉल बैंडेज विद द स्टाइल स्वाब, और अगर वुंड छोटा है स्मॉल है तो उसे क्या बैंडेज और स्टाइल स्वाब से उसको क्या, इफ द वुंड इज स्मॉल बैंडेज इट विद द स्टाइल स्वाब, तो अगर छोटा वुंड है तो उसको बैंडेज बांध देनी चाहिए स्टाइल स्वाब लगा के। इफ द वुंड इज लार्ज, अगर वुंड बड़ा है, if the wound is large then bandaging by place sterile wide gauze bandage and keep the clean cotton do it, मतलब अगर क्या होगा, अगर वुंड बड़ा है, अगर घाव बड़ा है तो उसपे क्या कर देनी चाहिए, जो गोज पीस है, जो गोज पीस बैंडेज है वो बांध देनी चाहिए, और उसपे साफ रुई रखकर बैंडेजिंग कर देनी चाहिए, जो साफ रुई है कॉटन है उसको रखकर उसे बैंडेजिंग कर देनी चाहिए। उसके बाद में है आपके एडवाइस टू पेशेंट गेट टिटनेस वैक्सीन, जो टिटनेस वैक्सीन है वो लगानी चाहिए। टीटी का वैक्सीन क्या है, अगर कोई भी इंजरी हो जाती है तो टीटी की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। जो टिटनेस की क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, पूरा टिटनेस आप डिटेल में पढ़ सकते हो मेरी क्लास के अंदर। ठीक है, तो ट्राई टू प्रोटेक्ट पेशेंट विथ वुंड फ्रॉम इन्फेक्शन, और जो इन्फेक्शन है उससे जो वुंड हो गया है उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, इन्फेक्शन नहीं फैलना चाहिए वहाँ पे, तो इन्फेक्शन से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। देयर इज ए फ्रैक्चर इफ एनी पार्ट्स, अगर किसी पार्ट पे फ्रैक्चर हो गया है, अगर उसको इंजरी होने के बाद में फ्रैक्चर हो गया है तो इमोबिलाइज ना करें, उसे हिलाएं नहीं, और उसे क्या कर दें, हॉस्पिटल भेज दें, उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल सेंड कर दें, और उस पार्ट को हिलाएं नहीं ज़्यादा, तो उससे क्या ज़्यादा फ्रैक्चर हो सकता है। अब है एक्सटर्नल जो सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सेकेंड टाइप का जो मैंने बताया था, ये तो हो गया सिंपल एक्सटर्नल ब्लीडिंग। अब है सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग। सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग में क्या होता है, तो सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट को लेटा देना चाहिए, सबसे पहले पेशेंट को लेटा देना चाहिए। मेक दैट हेड लिटिल लोअर ऑफ द ट्रंक्स, और हेड को क्या कर देना चाहिए, ट्रंक की तुलना में थोड़ा सा नीचा कर देना चाहिए। एलिवेट द फीट, अप्लाई ए पिल्लो, और पिल्लो उसको लगा देना चाहिए। दिस पोजीशन में भी इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, इससे क्या है ब्रेन में जो है ब्लड सप्लाई वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। पिल्लो लगाकर उसे एलिवेट कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है राइज द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट ब्लीडिंग सो दैट ब्लड फ्लो ऑफ साइड कैन बी रिड्यूस द ब्लड क्लॉट एंड बी फ्रोजन। इसमें क्या होगा, सिर के जिस हिस्से पर अगर चोट लगी है, जिस हिस्से पे इंजरी हुई है उसे क्या कर देना चाहिए, ब्लीडिंग दैट बी ब्लड फ्लो ऑन द साइड्स कैन रिड्यूस द ब्लड फ्लो कैन ब्लड क्लॉट फ्रोजन, उस पार्ट को हमेशा ऊपर कर देना चाहिए, राइज कर देना चाहिए। राइज का मतलब है यहाँ पे ऊपर कर देना, जहाँ जिस पार्ट में इंजरी हो गई है उस पार्ट को ऊपर कर देना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग ब्लड रिड्यूस हो जाएगा वहां से और ब्लड क्लोज आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका एफर्ट शुड बी मेड टू स्टॉप द ब्लीडिंग इज नॉट वेस्टिंग टाइम, क्लीन द वुंड,
और ड्रेसिंग बैंडेज और एफर्ट शुड बी मेड टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद में क्या करना है, घाव को साफ करते हुए ड्रेसिंग आदि में समय बर्बाद ना करें और उसे क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जो है वुंड को साफ करने में और क्लीन करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको फोर्स करना चाहिए, ज़्यादा से जल्दी ब्लीडिंग रोकनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट आपको अप्लाई प्रेशर्स। अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली ऑन द वुंड, स्टेराइल बैंडेज और क्लीन हैंकरचीफ्स। उसको जो है जहाँ पे इंजरी हो गई है तो वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई प्रेशर्स, जो प्रेशर्स है वो डायरेक्टली वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। वुंड ट्रैकिंग स्टेराइल बैंडेज ऑन द क्लीन हैंकरचीफ। क्लीन हैंकरचीफ का मतलब है यहाँ पे रुमाल, जो क्लीन हैंकरचीफ्स बैंडेज वगैरह कोई भी हो सकता है, उसी से आपको प्रेशर देके उस यहाँ से ब्लीडिंग को रोकना चाहिए। कीप प्रेशर ऑन द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप। और उससे क्या करना चाहिए, जब तक प्रेशर लगाना चाहिए जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। Keep pressures wound until the bleeding stop. After the bandage tightly on the wound, secure it टैप। और जब बैंडेज बांध दो टाइटली तो उसे सिक्योर टैप से उसे सिक्योर कर दें। मोस्ट ऑफ ब्लीडिंग इज कंट्रोल बाय दिस मेथड। और जो ज़्यादातर जो ब्लीडिंग है वो इस मेथड से कंट्रोल की जा सकती है। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होती है तो कीप इन माइंड दैट इज द बैंडेज शुड नॉट बी टाई सो दैट सो टाइट दैट ब्लड फ्लो इज स्टॉप्स। तो हमेशा माइंड में रखना चाहिए, कीप इन माइंड द बैंडेज शुड नॉट बी टाइट। इतनी भी टाइट नहीं होनी चाहिए कि ब्लड फ्लो ही स्टॉप हो जाए। इतनी भी टाइट हो गई, ज़्यादा टाइट हो गई तो ब्लड फ्लो ही स्टॉप हो जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। इफ देयर इज स्टिल कंटिन्यूस ब्लीडिंग, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, अभी भी स्टिल ब्लीडिंग हो रही है, द स्टिल कंटिन्यूस ब्लीडिंग, द बैंडेज गेट वेट द ब्लड, डू नॉट चेंज अनदर बैंडेज इट ओवर इट। तो कभी भी क्या है, अगर अभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग के कारण, उस ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हमेशा क्या करना चाहिए, वो गीली हो गई है, वेट हो गई है, ब्लड आता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे वापस ओपन करके खोलना नहीं है, उसी के ऊपर सेकंड बैंडेज बांध देना है, उसी के ऊपर अनदर बैंडेज आपको ओवरलैप कर देनी है, उस बैंडेज को हटाना नहीं है। इफ स्टिल सुन एक मिनट, सॉरी। If bleeding still does not stop, apply pressure on major artery. अगर ब्लीडिंग अभी भी स्टॉप नहीं हो रही है तो अप्लाई प्रेशर ऑन द मेजर आर्टरी, जो मेजर आर्टरी है, बड़ी आर्टरी है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए, जिससे क्या ब्लीडिंग रुक सकते हैं। अभी भी अगर ब्लीडिंग रुके ना, वो इतना कुछ करने के बाद में आपने प्रेशर दे लिया, वो दे दिया, बैंडेज बांध दी, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुके तो फिर आपको क्या करना है, आर्टरी के ऊपर प्रेशर डालना है, जिससे क्या है ब्लीडिंग रुक सके। देयर आर मैनी प्रेशर पॉइंट इन बॉडी, जो बॉडी के ऊपर क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, तो वहां से क्या है ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर लगा के। प्रेशर पॉइंट आर दोज प्लेस ऑन द बोन आर्टरी वेरी क्लोज ऑफ द स्किन। जो प्रेशर पॉइंट रहते हैं वो बोन देयर आर्टरी आर वेरी क्लोज ऑफ द स्किन, वो स्किन के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। तो जहां पर धमनियां और त्वचा के बिल्कुल समीप होती है, जहाँ बोन्स के ऊपर से जो आर्टरी निकलती है, जिसके कारण वहाँ प्रेशर पॉइंट लगाया जाए तो वो ब्लीडिंग को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अब है उसके बाद में टूनिकेट। ए टूनिकेट इज आल्सो अप्लाई। टूनिकेट क्या होता है, एक रबड़ का जो आप ब्लड निकालते टाइम बांधते हैं या जो बांधते हैं, वैसा एक टूनिकेट होता है, तो उसको आप अप्लाई करके वहाँ से ब्लीडिंग रोक सकते हो। तो इज अप्लाई टू कंट्रोल ब्लीडिंग। टूनिकेट इज आल्सो वाइट बैंडेज, तो आप उसको व्हाइट बैंडेज का भी यूज कर सकते हैं, टूनिकेट का भी यूज कर सकते हैं। तो पट्टे जैसा होता है, तो उससे कोई बांध कर आप ब्लीडिंग को यूज कर सकते हैं। इट कैन आल्सो हैंगर चिप्स, यानी रुमाल का भी यूज कर सकते हैं, क्लॉथ का भी यूज कर सकते हैं। टूनिकेट इज, अगर आपके पास टूनिकेट नहीं है तो रुमाल वगैरह, हैंकरचीफ वगैरह का यूज कर सकते हैं। टूनिकेट इज यूज ओनली व्हेन ब्लीडिंग इज नॉट कंट्रोल। टूनिकेट का तभी यूज करना चाहिए जब ब्लीडिंग क्या है आसानी से कंट्रोल नहीं की जा रही हो। or other means there a risk of the patient's life, it is taking long time to reach out hospital। अगर उसके बाद में क्या करना चाहिए आपको, अगर टूनिकेट लगाने के बाद में भी ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए और पेशेंट को जल्दी से जल्दी क्या हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपको आई थिंक क्लास पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच।
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ नेक्स्ट क्लास देखने के लिए। थैंक यू सो मच।